हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। संविधान के अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री परिषद से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले जानते हैं कि केंद्रीय मंत्री परिषद होता क्या है। तो केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। चलिए अब आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस हैं, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र नेता है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है, या प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। वह अनिवार्यतः ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उस दल का नेता है जिसका लोकसभा में बहुमत है, या ऐसा व्यक्ति है जो अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोकसभा का विश्वास जीत लेगा। अन्य सभी मंत्री राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री व्यवहार में किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। व्यवहार में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री होता है निर्वाचित, चयनित, मनोनीत, नियुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नियुक्त, यानी भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है, राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। या चौथा, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। अनुच्छेद 74 के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। ऐसी ही व्यवस्था राज्यपाल के संदर्भ में अनुच्छेद 163(3) में प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है राज्य सरकार का, केंद्रीय सरकार का, राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है केंद्रीय सरकार का। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यवहारिक प्रमुख होता है, यानी यह लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का लोकसभा अध्यक्ष के, राज्यसभा के सभापति के, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के, या प्रधानमंत्री के। तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है जिसके तहत प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे। संघ के कार्यकाल के संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दें, और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट का तात्पर्य क्या है।
शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री, अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री या राज्य मंत्रीगण। तो दोस्तों इसका आंसर है कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री एवं उप मंत्री भी शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट में कौन सम्मिलित होता है? मंत्री स्तर के सभी मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री या कैबिनेट राज्य और उप मंत्री। तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी अपने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, इस क्वेश्चन का आंसर होगा केवल कैबिनेट मंत्री। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शंस हैं संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या नौकरशाही। तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र की कार्यकारी प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 75 में उल्लेख है। इसके बाद अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। दूसरा कथन है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएंगी। अब इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर है केवल एक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी तथा अनुच्छेद 77(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। इस प्रकार इन दोनों कथनों में से केवल कथन एक ही सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं या उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य है वह वहां बोल सकता है, मतदान कर सकता है, किंतु वह जिस सदन का सदस्य नहीं है वहां बोल तो सकता है किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता है। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 75। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदच्युति को विवेचित करता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद परता पद धारण करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद के सदस्य नहीं, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य या दोनों सदनों के सदस्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर है लोकसभा का सदस्य। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। आमतौर पर वह लोकसभा का सदस्य होता है क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है और वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोकतांत्रिक यही है कि वह लोकसभा का सदस्य हो।
अगला क्वेश्चन है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस हैं भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों इसका आंसर है भारत के प्रधानमंत्री। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान प्रधानमंत्री ही होता है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय। ऑप्शंस हैं, ज़रूरी नहीं है कि वे संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ऑप्शन बी, ज़रूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। तीसरा है, संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। या चौथा, आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। राष्ट्रपति द्वारा उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के द्वारा अपना नेता चुना जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय उसका किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, किंतु प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए जाने के 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन का सदस्य बन जाना आवश्यक होगा, अन्यथा 6 माह के बाद वह अपने पद पर नहीं बना रह पाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर है 25 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। वह व्यक्ति संसद सदस्य होना अनिवार्य है, अर्थात लोकसभा के सदस्य के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष तथा राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए। अतः इस हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, 44वें संशोधन के द्वारा हुआ या 85वें संशोधन के द्वारा हुआ? तो इसका सही आंसर है संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं है तथा राजनीतिक बाध्यताओं के कारण संविधान के प्रावधानों से हटकर इस पद का सृजन किया जाता है, जो कि पूर्णतः गैर संवैधानिक पद है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंजाब से लोकसभा के सदस्य हैं, पंजाब से राज्यसभा के सदस्य हैं, राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं या असम से राज्यसभा के सदस्य हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन MPPCS प्री 2010 में पूछा गया था, इसीलिए इसमें मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बोला गया है। तो इसका सही आंसर है असम से राज्यसभा के सदस्य हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह असम राज्य से सर्वप्रथम 1991 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। तब से वे लगातार असम से ही 1996, 2001, 2007 तथा 2013 में राज्यसभा के सदस्य बने। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है या लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सामान्यतः राष्ट्रपति द्वारा बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तथापि लोकसभा में किसी भी दल का पूर्ण बहुमत न होने पर यह पूरी तरह से राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करें। अगला क्वेश्चन है, अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्य में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है।
या अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है, क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। उसे अपने सहयोगी के रूप में ऐसे व्यक्तियों को चुनने का पूर्ण अधिकार है जो उसके साथ मिलकर कार्य कर सकें। इस प्रकार मंत्रियों के चयन में वह स्वविवेक का प्रयोग करता है। वह संसद के बाहर के व्यक्ति को भी मंत्री बना सकता है, परंतु उस मंत्री को 6 माह के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है। ऐसा ना होने पर उसे 6 माह के पश्चात मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितने टाइम तक? ऑप्शंस हैं 1 वर्ष, 6 माह, 3 माह या 1 माह। तो दोस्तों, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है 6 माह। अगला क्वेश्चन है, भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है, बस अलग तरीके से पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी है 6 माह बाद। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस हैं, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक ही सीमित है। या मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कथन सी गलत है, क्योंकि मंत्रिमंडल का सदस्य निम्न सदन के साथ साथ उच्च सदन का भी हो सकता है। यहाँ तक कि संसद के दोनों सदनों के बाहर का व्यक्ति भी मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, परंतु उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य बनना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार या अनुच्छेद 74(3) के अनुसार? तो इसका सही आंसर है 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन बी सही है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह एक संवैधानिक बाध्यता है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, अध्यक्ष यानी स्पीकर के प्रति या संसद के प्रति? तो दोस्तों, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, यानी इसका निकटतम आंसर तो संसद होगा, चूँकि लोकसभा विकल्प में नहीं है। यानी जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब तो इसका आंसर संसद के प्रति ही होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात करी केंद्रीय मंत्रिपरिषद से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो पहले भी एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। धन्यवाद।